गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैराथन कंपटीशन क्लासेस की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको हम हिंदी पढ़ा रहे हैं। हिंदी की श्रृंखला चल रही थी जिसमें हमने आपको वर्णमाला लगभग लगभग कंप्लीट करा दी। आपके कुछ क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो, आप जरूर कमेंट करके बताएं, अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मान लीजिए अब हम जो हिंदी पढ़ा रहे हैं आपको वो विधिवत मतलब पूरा टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। जो भी आप जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वनडे एग्जाम में यूपीपी, यूपीएसआई या जो भी एग्जाम है उससे संबंधित और भी लेखपाल वगैरह अगर है, जो जो भी टॉपिक आते हैं तो वो सब हम इसमें कवर करेंगे। और यहाँ पे ऑफलाइन भी कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जो मिक्स्ड हैं और हिंदी उनकी चल रही है। तो अगर आप ऑफलाइन आ सकते हैं तो ऑफलाइन भी आ जाएं। आपकी कोचिंग का जो भी इसमें बैनर होगा उसमें नंबर दिया होगा, आप उसमें जाकर के अपना बात कर लें और ऑफलाइन भी आ सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन आपको देखना है तो आप ऑनलाइन देख लें, जैसा आपको सहूलियत लगे। ठीक है। और हम हिंदी पढ़ा रहे थे आपको, हिंदी में वर्णमाला कंप्लीट हो गई थी और आज जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको वो है संधि। जो टॉपिक है आपका वो है संधि। संधि क्या है उससे पहले कुछ समझ लेते हैं, संधि कैसे पढ़ाने जा रहे हैं। हमने आपको वर्ण पढ़ा दिया है। क्या पढ़ा दिया? वर्ण पढ़ा दिया है। वर्ण से बनते हैं क्या? वर्ण से बनते हैं शब्द। देखिए हमने आपको बताया था कि भास धातु से हमें ध्वनियां प्राप्त हुई थी। भास ध्वनि से हमको प्राप्त हुआ था स्वर और व्यंजन। फिर जब ये दोनों मिले थे तो क्या बना था? वर्ण बन गया था। ये चीज हमने देख ली थी, बहुत अच्छे से देख ली थी हमने। आपको बहुत ही टुकड़ों में आपको बताया है कि वर्ण कैसे बनते हैं, स्वर कैसे हैं, व्यंजन कैसे हैं, सब आपको हमने बताया। अब हम इसी श्रृंखला में, इसी क्रम में हम आपको स्वर से वर्ण से शब्द बनाने की तरीके बताएंगे। तो जो वर्ण से शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है, वर्ण से शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है वो टोटल कितने तरीके से है? 5 तरीके से। यानी वर्ण से शब्द बनाने की जो विधाएं हैं वो कितने तरीके की हैं? तो पहली जो है वो संधि आती है, दूसरी जो है वो समास, तीसरी जो है वो उपसर्ग, चौथा जो है वो प्रत्यय और पांचवा जो है वो अव्यय होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे ही जवाब आने चाहिए। तो वर्ण से शब्द बनाने की 5 विधाएं होती हैं। यानी अगर हमको कोई शब्द प्राप्त करना है, शब्द को हमें लेना है, तो उसको कैसे करना होगा? 5 तरीके से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा क ज क, ये लिख दिया, ये क्या है? शब्द है। ठीक, ये क्या है? एक शब्द है। क्या है? शब्द। यानी वर्णों को हमने शब्द बना दिया। जो हमें वर्ण मिले थे आ से लेके ज्ञा तक, स्वर आ से लेके कहां तक मिले थे? स्वर औ तक या री ले लो। ठीक, उसके बाद व्यंजन का से लेके मा तक, उसके बाद अंतस्थी या से लेके वा तक, संघर्षी सा से लेके हा तक और संयुक्ताक्षर छा से लेके श्रा तक, द्विगुण डाढ़ा और अयुग्वा अंग आ। इनमें से, ठीक है, इनमें से कुछ भी हम लिख दें, कुछ भी रख दें और उनका आप परस्पर क्या बना दें, उनको ऐसे व्यवस्थित क्रम में रख दें तो क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। ठीक, ये शब्द की एक्चुअल परिभाषा यही है कि वर्णों को ऐसे क्रम में लगा देना कि वो क्या बन जाए? शब्द बन जाए। किसी क्रम में लिख देना, शब्द बन जाए। ठीक, ये बात समझ में आई। अब देखते हैं संधि क्या कहती है। जब हम शब्द निर्माण करते हैं, जब हम क्या करते हैं? शब्द का निर्माण करते हैं वर्ण के माध्यम से, तो वर्ण के माध्यम से जो शब्द का निर्माण होता है, तो शब्द जो होता है वो तो हमने भी देख लिया। जैसे इधर देखिए आप, हमने शब्द तो बना दिया लेकिन इसका कोई मतलब निकलना है।
आपकी नजर में इसका कुछ अर्थ है? इसका कोई अर्थ नहीं। ठीक, इसीलिए हमने क्या काम किया, हमने कहा वो वर्ण बनाने हैं, ओ सॉरी वो शब्द बनाने हैं, वर्ण क्यों बार बार, वो शब्द बनाने हैं जो जिनका कुछ अर्थ निकले, है ना, जिनका कुछ माने हो जाए, जिसके कुछ मायने हो, वो शब्द तो मतलब का है ना। यानी ऐसे शब्द बनाने हैं जिनका कोई अर्थ निकले और जो कोई संज्ञा हो, है ना। यानी शब्द की परिभाषा यहां से निकल के आई कि ऐसे शब्दों का क्रम जो किसी संज्ञा को आबद्ध कर लेते हैं, किसी संज्ञा को जोड़ लेते हैं। अब संज्ञा क्या होती है? संज्ञा आपको हमने बताया ही है। संज्ञा क्या है? कोई भी चीज दुनिया में उपस्थित है सब संज्ञा है। कुछ भी XYZ जो भी चीजें हैं वो सब क्या है? संज्ञाएं हैं। समझ में आ रही बात? आप ये पेन देख रहे हैं, ये बोर्ड देख रहे हैं, है ना, ये डेस्क देख रहे हैं, आप अपना फोन देख रहे हैं, ठीक है, आप जिस चेयर पे बैठे हैं वो देख रहे हैं, तो सब क्या है? ये सब संज्ञा है। क्या सबका अपना एक एग्जिस्टेंस है? एग्जिस्टेंस मतलब उपलब्धता है। जो भी संसार में कुछ भी उपलब्ध है वो सब क्या है? संज्ञा है। इतनी बात समझ में आ रही? यानी अब संज्ञा क्या, यानी वो शब्द, वो ऐसा क्रम जो किसी संज्ञा को आबद्ध कर ले। जैसे हमने आपको बताया था, हमने ये आपको स्टार्टिंग में बताया था वर्ण में, ये क्या है? ये एक ऐसा क्रम बनाया हमने वर्ण का, मतलब इसको ऐसे व्यवस्थित किया कि वो उस ध्वनि को बता देता है। किस ध्वनि को? आ। इस आ ध्वनि को ये बता रहा है कि ये वो होगा। ठीक है, यानी अगर आपका नाम अमित है तो अमित हमको पता चल रहा है कि ये अमित है। समझ में आ रही बात? हम इनको जान रहे हैं। अगर ये हमको नाम नहीं बताएंगे तो एक अलग बात है, तो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन जब हम इनका नाम जान रहे हैं तो ये एक संज्ञा नाम से प्रदर्शित हो रही है, तो ये नाम धातु संज्ञा हो गई, है ना। संज्ञा की परिभाषा मोस्टली यही होती है, किसी व्यक्ति विशेष, है ना, नाम, स्थान, है ना, इस सबको संज्ञा कहते हैं। ये नॉर्मल परिभाषा है जो आप किसी पीटी बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। परिभाषाएं कुछ और भी हैं, इसके लिए आप बने रहिएगा। संज्ञा की परिभाषा बहुत अलग बताएंगे, जिससे आपको क्या करना पता चलेगा कि कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप आराम से इजीली कर पाएंगे। संज्ञा के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें कौन सी संज्ञा है, कई तरीके की संज्ञाएं होती हैं, उसमें कौन सी संज्ञा है, गुणवाचक, निजवाचक, कौन व्यक्तिवाचक, है ना, स्थानवाचक कौन सी है, वो आप सब स्पष्ट रूप से उससे जान जाएंगे, उस परिभाषा से। इससे नहीं पता चल पाएगा आपको, जो आप पुरानी पढ़ते चले आ रहे हैं उससे नहीं आपको जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम जो शब्द बनाएंगे, वो शब्द एक ऐसा शब्द होगा, जो किसी संज्ञा को आबद्ध कर लेगा। किसको? किसी संज्ञा को आबद्ध कर लेगा। अब जैसे हमने अमित लिखा है इसमें, तो अमित हमारे क्लास में बैठे हुए हैं तो हमको पता है कि ये अमित है, तो ये एक संज्ञा होगा। यानी ये जो क्रम हमने लगाया अमित, तो ये किसी संज्ञा को आबद्ध कर रहा है। समझ में आ गई बात इतनी? तो शब्द का मतलब क्या हो गया कि ऐसा क्रम, ऐसा व्यवस्थित क्रम, वर्णों का व्यवस्थित क्रम लगाने पर जो किसी संज्ञा को आबद्ध कर ले, क्या कहलाएगा? ठीक है, तो परिभाषा हमने लिखवाई थी कुछ शब्द की परिभाषा लिखाई थी। क्या लिखवाई थी? वर्णों का वह सार्थक मेल संज्ञा को आबद्ध कर ले, शब्द कहलाता। इतनी बात समझ में आ गई? ये तो हमने कुछ बताया था, आप लोगों के पास नहीं पहुंच पाया था किसी कारणवश, हमने कहा आपको भी बता दें। चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम। यहां से शब्द जान गए, अब शब्द से हम संधि का निर्माण करेंगे। ठीक है, संधि से हम शब्दों को बनाएंगे। तो पहली विधा है हमारी, क्या है? पहला क्या है? संधि। पहली विधा क्या है? संधि है। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से समझिएगा और अपने चक्षुओं को खोल करके बैठिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से अटकते हैं। अगर आप नियम सही से जान रहे हैं आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सारे नियम आपको अपने दिमाग में रखने हैं, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं दौड़ाना है, सिंपल सी कुछ बातें हैं उनको समझ लेना है। ठीक है, कुछ नियम हम उससे पहले आपको बता रहे हैं, उन नियमों को आपको समझ लेना है। ठीक, समझ में आ गई बात? सबसे पहले
देखिए स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर की अपनी अलग अलग मात्राएं होती हैं, फटाफट देखना, अब थोड़ा तेजी से चलेगी क्लास, है ना? ठीक, इसकी एक मात्रा, ठीक, आ की मात्रा, आ स्वयं में होता है, ठीक, लिखा होगा तो स्वयं में लिखा होगा। इसकी आ की मात्रा बड़े आ की, इसकी छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई ऐसे लग गई, है ना? बड़ी ई की मात्रा, ठीक, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ई, हमने दो बार लिख दिया क्या? अरे हम पहले उस क्रम में लिख रहे थे। आ ई ई, छोट, देखिए इसकी कोई मात्रा नहीं, इसकी एक मात्रा, इसकी ये वाली मात्रा, ठीक, इसकी ये मात्रा, ठीक, उ उ, इसकी ये मात्रा, इसकी ये मात्रा, आ ई ई उ उ, फिर री, री की ये मात्रा, ठीक। उसके बाद ए ऐ, इसकी ये मात्रा, इसकी आई, इसकी ये मात्रा, ठीक, इसकी और इसकी एक, फिर इसकी ये मात्रा और इसकी ये मात्रा, ठीक। समझ में आ गई बात समझ में आई? ये मात्राएं समझ गए? मात्राओं को स्पष्ट रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि जब हम तोड़ेंगे शब्दों को, जब हम मेल कराएंगे तो आपको इनको ब्रेक करना होगा, क्योंकि स्वर संधि पहले आएगी तो स्वरों को समझना है, फिर व्यंजन संधि आएगी, फिर व्यंजन को समझना है, फिर विसर्ग संधि आएगी, विसर्ग समझना। अभी ये मात्राएं समझ में आ गई? बताइए, आपको सभी को पता है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर का से लेके मा तक, जब इसको तोड़ेंगे तो आधा का होगा और इसमें आ निकलेगा, तब बना करके ये बनाएगा का। इस तरीके से माँ में आ निकलेगा, इसे बनाएगा मा, यानी हलंत लगा होगा। अब एक चीज समझ लीजिए, व्यंजन में ये आधा होगा तभी व्यंजन संधि होगी, मतलब पूर्व पद का अंतिम वर्ण हमेशा आधा होगा। अभी हल्का हल्का आप समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, बाकी फिर अभी पूरी अच्छे तरीके से बताएंगे, ठीक। उसके बाद ये हो गए व्यंजन। व्यंजन में कोई भी आएगा, यारा लावा शतरंगिया उसरा जो भी आएगा वो सब में क्या होगा? आ लगा होगा, ठीक। और अदरवाइज अगर जैसे मान लो ये लिख दिया मैंने मी, ठीक, तो इसको जब तोड़ेंगे मा प्लस, समझ गए ना बात? तो वो जो मात्राएं हमने ये वाली बताई हैं, ये किसी भी व्यंजन के साथ आएंगी, वो उसकी मात्रा उसी तरीके से लग जाएगी। आ गई बात समझ में? पहला नियम ये हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे नियम पे। जब भी आपको कोई चीज तोड़नी है, कोई भी वर्ण तोड़ना है, जैसे ये लिखा अमित, तो आ ही रहेगा, ये तो टूटेगा नहीं, है ना? इसका क्षय नहीं किया जा सकता। फिर माँ हो गया, फिर छोटी ई, फिर ता और फिर आ, ये हमने तोड़ दिया, ठीक। आप बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, यही आपको यहीं पे समझना है, बस उसके अलावा नहीं को समझना है। ये हमने आ लिख दिया, ये तो आ था, एज इट इज लिख दिया। लेकिन जब हमने मी को तोड़ा तो माँ को हमने पहले लिखा है और ई को बाद में लिखा है। हमने आपको परिभाषा बताई थी, क्या? पदांत स्वर व्यंजन कहलाता है। समझ में आई थी? पदांत स्वर यानी पद के अंत में। अब जैसे ये दो एक पद बन गया मान लो, ठीक, बन गया। स्वर लास्ट में आ रहा है, मतलब इसमें बाद में स्वर आ रहा है, पहले क्या आ रहा है? व्यंजन। यही नियम होता है कि व्यंजन हमेशा बाईं तरफ, स्वर हमेशा दाहिनी तरफ लगे। कोई भी कितनों कुछ भी हो, चाहे कोई अपवाद की क्यों ना हो, व्यंजन हमेशा बाईं तरफ, स्वर हमेशा यही होगा। ये नियम समझ में आ रही बात? इस नियम को समझ पा रहे हैं? व्यंजन हमेशा बाईं तरफ, स्वर हमेशा, फिर चाहे क्यों अंग और जो अनुस्वार जो होते हैं अंग के साथ लगते हैं, चाहे वही क्यों ना हो।
अभी हम उसका भी प्रयोग बताएंगे, उसके नियम है, कई नियम है, पंचमाक्षर का नियम है, पांचवें अक्षर में परिवर्तन होता है, माँ संबंधी नियम है, ता संबंधी नियम है, ये सारे नियम व्यंजन में जब आएंगे तो हम तब बताएंगे। फिलहाल में इतना यहाँ समझ लेना है कि जो ये व्यंजन है ये क्या है, ये क्या होगा, हमेशा बोलते क्यों नहीं हो, हमेशा बाईं तरफ दाईं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, व्यंजन हमेशा बाईं तरफ होगा और स्वर जो होगा हमेशा। ऐसे आपकी कॉपी ऐसे है, कंफ्यूजन तो नहीं है, सामने है तो ये बायां है ये दायां, समझ में आ गई बात। चलिए ये नियम समझ में आ गया। अब हम संधि को शुरुआत कर रहे हैं, ठीक, जैसे जैसे चीजें निकल के आएंगी वैसे वैसे और भी हम बताते रहेंगे। फिलहाल में दो चीजें आपको समझ में आ गई, आपको मात्राएं आ गई, सारी मात्राएं आती है ना, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया मात्रा का मतलब क्या होता है, मात्रा का मतलब क्या होता है, परिचालन काल लगने वाला समय मात्रा कहलाती है। दो तीन तरीके की होती है, मूलतः दो तरीके की इस्तेमाल होती हैं, पहले ह्रस्व और दूसरी दीर्घ, है ना, तीसरी प्लुत होती है, प्लुत का इस्तेमाल लेखन आदि में किया जाता है, इसमें नहीं होता, ठीक। चलो आ जाओ अब, ये कुछ बातें थी जो हमें बताना जरूरी था ताकि जिससे आपका मतलब शुद्ध रूप से शुरुआत हो सके क्लास की। अब आ जाते हैं संधि। चलिए देखिए, अब बहुत ध्यान से हाथ पेन वेन नीचे रख दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने इस पे फोकस करना है, जो चीज हम बता रहे हैं उसी को समझना है और कुछ नहीं समझना है। देखिए संधि और विच्छेद दो चीजें होती हैं, संधि और विच्छेद। विच्छेद में आपको क्वेश्चन मिलता है, उसको संधि करनी होती है, कभी कभी संधि में मिलता है आपको विच्छेद करना होता है, ठीक, दोनों तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे जैसे हमने लिखा विद्या प्लस आलय, क्या बन जाएगा, ठीक, विद्या प्लस आलय बन गया विद्यालय। कभी कभी क्वेश्चन हमको ऐसे मिल जाता है कि ये दिया क्वेश्चन में, इसका विच्छेद बताइए, तो चार ऑप्शन आप, इसका संधि बताइए तो चार ऑप्शन आपको लिख देता है, जो आपका सही होता है आप उस पर क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपसे कहता है कि विद्यालय का विच्छेद बताइए, अधिकतर विच्छेद ही पूछ रहा है आजकल, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन अधिकतर विच्छेद के ही आते हैं, संधि के बहुत कम आते हैं, लेकिन संधि विच्छेद एक ही में होता है, उसको कोई आपको वो नहीं लेना है, चाहे लेफ्ट हैंड पढ़िए चाहे राइट हैंड पढ़िए। फिर आपको कहेगा विद्यालय, इसको तोड़ना है तो विद्य प्लस आलय का ही लगा हुआ है, चार ऑप्शन इसने दे दिया है ना, विद्य प्लस आलय, विद्य विद्या प्लस अलय लिख दिया है ना, कभी कभी विद्या प्लस लय लिख दिया, तो ये चार ऑप्शन करके आपको दे दिया उसने, तो आपको जो सही होगा उस पर आप टिक करेंगे। तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन आते हैं, समझ में आ रही बात। तो आपको चाहे संधि हो या विच्छेद अवस्था में हो, ठीक, चाहे संधि हो चाहे विच्छेद हो, दोनों अवस्था में आपको समझना है। आपको हम पढ़ाएंगे संधि रूप में ही चेंज करके, आपको दोनों अवस्थाओं में उसको समझना है, क्योंकि जो चलता है ये संधि ये दोनों तरफ से चलती है, ठीक है, दोनों तरफ से आपको नियम भी बताएंगे, तो नियम इधर बता रहे हैं और ये बन ऐसे रहा है, तो ये संधि और विच्छेद, ऐसा मत समझ लेना कि विच्छेद अलग से बताया जाएगा, वो सब चीजें एक ही हैं, ठीक है। तो नियम आपको एक बताया जाएगा, नियम विच्छेद रूप में होगा, उसको संधि रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और उसी संधि को उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब संधि हमारी मोस्टली तीन प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। पहली कौन सी होती है, स्वर संधि, दूसरी, तीसरी, चूंकि हमने आपको वर्णमाला पढ़ाई है, वर्णमाला में हमने आपको दो तरीके के वर्ण बताए, स्वर और व्यंजन, और हमारी जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत से आई है, इसलिए इसमें कुछ विसर्गों का भी प्रयोग होता है, जैसे आहा जो होता है वो विसर्ग होता है, क्या होता है, विसर्ग होता है। तो हिंदी हमारी एटलीस्ट आई संस्कृत से ही है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रयोग दिख ही जाता है, कुछ चीजें अभी भी आ रही हैं, जैसे आगत, हमने री को लिया, आगत स्वर री बनाया, तो ये सारी चीजें दिखती हैं हमको,
ये चीजें हमको हिंदी भाषा में नजर आती हैं। तो ये आई कहां से है? संस्कृत से, इसलिए संधि भी उसी तरीके से इस्तेमाल होती है। समझ में आ रही बात? जैसे अगर आपने वर्णमाला अच्छे से पढ़ रखी है तो ये संधि में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है आ प्लस आ बनता है, तो आप बहुत आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो संधि को समझ लेते हैं, पहले इसकी परिभाषा संधि की समझ लेते हैं कि होती क्या है। 3 तरीके की होती है संधि। अब ये होती क्या है? तो संधि क्या होती है? दो वर्णों का मेल, दो वर्णों का मेल कैसे? समीप और निकटवर्ती और कुछ बताएंगे? कल हमने बताया था क्लास में, कार्तिक बताओ। हाँ, उत्तर पद का प्रथम वर्ण। दो वर्णों का मेल तो कर दिया हमने, अब ये कहां के दो वर्ण मेल करने हैं? निकटवर्ती भी कर दिए। निकटवर्ती हो सकता है अब प्रथम पद के ही दोनों निकटवर्ती हो गए, उत्तर पद के दोनों निकटवर्ती हो गए, लेकिन समझो यहां पे पूर्व पद, अब यहां पे लिख लेते हैं। देखो अब बहुत ध्यान समझना इसको, बातचीत नहीं, ध्यान से समझो इसको। विद्या प्लस आलय, ठीक। अब बहुत हिसाब से इसको देखना है, समझना है। हमने कहा ये पहला पद हो गया पूर्व पद, इसको बोल दिया, और इसको बोल दिया उत्तर पद। समझ में आ रही? बहुत दिमाग लगा के समझिए, क्योंकि यही मेन मुख्य पॉइंट है, इसके बाद फिर चीजें सब हाथ से चली जाती हैं। हमने कहा ये पूर्व पद और ये उत्तर पद, विद्या प्लस आलय लिख दिया हमने, ठीक। विद्या प्लस आलय, ये हो गया पूर्व, ये हो गया अंतिम। पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद का, हालांकि इसको भी अंतिम पद मतलब उत्तर पद बोला है, अंतिम पद भी कहीं कहीं बोल देते हैं लोग, लेकिन अंतिम नहीं बोलना चाहिए, उत्तर ही बोलना चाहिए। मैंने देखा कहीं लिखा। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण ये क्या है? वर्ण है ना, दो वर्ण इसमें दिख रहा है साथ में मात्राओं के। पूर्व पद का अंतिम वर्ण तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण, ये अंतिम हो गया। अंतिम इसलिए कहा गया कि लास्ट लास्ट एकदम आखिरी, और ये प्रथम। समझ में आ रही बात? पूर्व पद का अंतिम वर्ण तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण आपस में मेल करेंगे। क्या करेंगे? आपस में मेल करेंगे। क्या करेंगे? मेल करेंगे, और उस मेल के उपरांत जिस शब्द का निर्माण होता है, ठीक, वो नवीनतम शब्द बन जाता है, और इस क्रम को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। समझ में आ रही बात? फिर से समझिए, हमने दो पद लिखे, पूर्व पद हमें हमेशा ये मिलेंगे, ठीक, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद का अंतिम वर्ण तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण आपस में परस्पर मेल करते हैं। मेल करते हैं, मेल करने के उपरांत एक हमको नया शब्द प्राप्त होता है, जो हमारा प्रयोजन था, जिस शब्द को बनाना हमारा प्रयोजन था, हमने उस शब्द का निर्माण किया, और इस प्रक्रिया को, इस क्रम को क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। समझ आ गई बात? और इसी का उल्टा कर दो, कोई शब्द हमें प्राप्त है, उसको हमने किसी भी माध्यम से, चाहे वो स्वर संधि हो, चाहे विसर्ग संधि हो, चाहे व्यंजन संधि, संधि के माध्यम से उसके क्रम को उलट दिया, उसके क्रम को हमने ब्रेक किया, तोड़ा, जो हमें प्राप्त होता है वो विच्छेद कहलाता है। समझ में आ रही बात? बताइए। हाँ हाँ ना, तेज तो बोलो कम से कम। हाँ बस इतनी सुनना है, इतनी बात समझ में आई। अभी ज्यादा लोड नहीं देना है, थोड़ा हल्का हल्का समझना है, क्योंकि अभी हम बढ़े नहीं है आगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ आपको एक आपकी नींव पे काम कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? हमें कुल मिला के थोड़ा सा सर ये समझ में आया कि पूर्व पद की बात हो रही है और उत्तर पद की बात हो रही है, पूर्व पद के अंतिम वर्ण की बात हो रही, उत्तर पद के प्रथम वर्ण की बात हो रही, दोनों का आपस में परस्पर मेल करा दिया। जब दोनों का परस्पर मेल कराने के बाद जो भी हमें शब्द प्राप्त होता है वो संधि का शब्द कहलाता है।
और दोनों, और एक चीज और, इनका इसका एक अपना मायने भी होना चाहिए, अर्थ निकले, अर्थ प्रदर्शित हो, ये ना उल्टा सीधा कुछ भी बना दिया, जब उसका अर्थ ही नहीं है तो उसका मतलब ही नहीं है। समझ रहे हैं ना? जब तक वो किसी संज्ञा को आबद्ध नहीं करेगा वो शब्द नहीं कहलाएगा। संधि कितनी कर लो आप, जब तक वो किसी संज्ञा को आबद्ध नहीं करेगा वो शब्द नहीं कहला सकता। समझ में आ रही बात इतनी? बताइए हाँ ना? हाँ, गुड। कोई एक परिभाषा हमको खड़े होकर बता दो, कोई एक बंदा खड़ा हो जाए, बताओ। पीछे भैया बता दो, अजीत बता दो, परिभाषा देख के बता दो कैसे बन रही है संधि की परिभाषा। गुड। संधि, हाँ बस संधि कहते हैं। वेरी गुड, शाबाश। देखो एक चीज लेकिन मैंने अभी देखी, एक चीज मैंने देखी, उन्होंने थोड़ा नहीं बताया, आप लोगों ने मदद कर दी। यही होता है, यही तो मैं देखता हूं कि जो आदमी खड़ा होता है उसकी सब मदद करना चाहते हैं, है कि नहीं? लेकिन मदद नहीं करनी है, ये कंपटीशन का एग्जाम है। समझ रहे हैं ना? एक दूसरे की खोपड़ी पे लात रख के चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे बात? इसलिए अपनी अपनी सबको तैयारी करनी है। एक लड़कियों को कोई बता दे फटाक से, फिर आगे बढ़े। परिभाषा पीछे बताओ, बताओ 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 जल्दी। नहीं उनके पीछे, हाँ आप खड़ी हो, डर नहीं, आप नहीं, पीछे। हाँ, हाँ वही जो खड़ी है, हाँ देख के बताओ। गुड गुड, ठीक, इतना में सही है, बहुत है। संधि का निर्माण होता है, बस बात खत्म। समझ, इसका मतलब आप लोग सब समझ रहे हैं। कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आया, कोई ऐसा जिसके दिमाग में नहीं घुसा? पीछे भैया सबसे लास्ट में, हाँ बताइए, बता दो एक बार परिभाषा हमें। बस यही चाहिए, गुड, यानी आखिरी तक हमारी बात पहुंच रही है। इतना ही हमें अभी समझाना था, और जो कि पर्याप्त है, संधि के लिए पर्याप्त है। ठीक, थोड़ा सा लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। संधि हेडिंग डालो, फटाक से लिखो। ये वर्ण आधारित शब्द निर्माण की विधा है। हम रुकेंगे नहीं, तेजी से काम करना है। हमें 2 घंटे 1 घंटा हमारा निकल चुका है। हमें क्लास थोड़ा बढ़ के लेनी थी, लेकिन वो आधा घंटा लेट ही हो गई। या वर्ण, क्या बोला था? संधि लिखिए, वर्ण आधारित शब्द निर्माण की विधा है। एक बार में बोल जाएंगे, फिर हम फिर बाद में रिपीट नहीं कर पाएंगे। वर्ण आधारित शब्द निर्माण की विधा है। अब अपने मन से परिभाषा लिखो फटाक से, लिखो 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 फटाफट, फटाफट लिख डालो। पेन तेज चलाओ। हो गई? लिखो संधि, संधि कुल 3 प्रकार की होती है। हमने कहा है हमारी क्लास में आप लोग स्वयं अपने आप जिम्मेदार बन जाएंगे, क्योंकि हम ऐसे बताएंगे आपको, आप बहुत अच्छे से लिखोगे, अपने आप ही लिखोगे। हम कुछ सब प्रैक्टिकली बताते हैं सारी चीजें, ठीक है? चलिए, हाँ तीनों लिख डालो। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब हेडिंग डालो स्वर संधि फटाक से। इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है हमें, थोड़ा थोड़ा बताना है, सूत्र उत्तर बताने हैं बस, बाकी सब आपने पढ़ रखा है, ठीक है? स्वर संधि की थोड़ी सी परिभाषा लिख लो, फिर आगे बढ़ाते हैं। जब स्वरों का, जब स्वरों का स्वरों से
मेल होने पर, जब स्वरों से मेल होने पर स्वरों में जो परिवर्तन होता है, स्वर की ही बात कर रहे हैं तो स्वर ही होंगे। स्वरों में जो परिवर्तन होता है क्या कहलाते हैं? स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे जैसे नीचे लिख लो ऐसे, देव प्लस अर्चन, देव प्लस अर्चन क्या बन जाएगा? दे वा। अब हमें पीछे भैया, कार्तिकेय पीछे, इसमें देवार्चन बनना है तो रा इस पे लगेगा या इस पे लगेगा? हाँ, और कोई भैया बताओ, बैठ जाओ आप। चाप पे लगेगा, आप बताओ, बताओ चाप पे क्यों लगेगा, ये कोई बता दे फटाक से। रा पहले नहीं, दे वा खत्म हो गया तो वा पे नहीं लगेगा। फिर देवार रा आ रहा है और रा की स्थिति आधी है, देवार्चन, तो चा पे ही रा आएगा। ठीक है, देव, कुछ लोग देवार यहां लगा देते हैं वा पे, आशीर्वाद जैसे लिखते हैं, गलत लिखते हैं, आशीर सी में ही रा लगा देते हैं ना। चलो, जैसे देव प्लस अर्चन देवार्चन। दूसरा लिखो, ऐसे नीचे 3-4 लिख लो, दिन प्लस ईस दिनेश, दिन प्लस ईस लिख ही देते हैं, क्या हो जाएगा? दिनेश, इति प्लस आदि क्या हो जाएगा? इत्यादि। ठीक है, ये उपरोक्त परिवर्तन लिखो, ये उपरोक्त परिवर्तन नीचे पैरा चेंज करके, ये उपरोक्त परिवर्तन एक निश्चित विधा और सिद्धांत में संपन्न होते हैं। जिन्हें स्वर संधि के भेद भी कहा जाता है, जिन्हें स्वर संधि के भेद भी कहा जाता है, जो निम्नलिखित हैं। अब वहीं रोक दो, अब आगे पढ़ो। देखो स्वर संधि, अब आप बहुत स्पष्ट रूप से समझ लो, आ से लेकर के री तक हमको मिला था स्वर। ध्यान, अब कॉपी पेन रख दो और विशेष रूप से इसमें समझो। हमने आ की प्राप्ति करी थी, फिर हमने इसको मिलाया तो क्या बना था? आ मिला था। फिर ई से क्या वाला था? ऊ से, अब यहां री भी आ जाएगा क्योंकि ह्रस्व में भी होता है और दीर्घ में भी होता है। ठीक, ये चीज समझ में आई थी ना? ये बताया था आपको, याद है कैसे हुआ था? इसको क्या कहा गया था? दीर्घ स्वर कहा गया था। और बच्चा यही दीर्घ संधि है। क्या है? यही दीर्घ संधि है। समझ में आ रही बात? कैसे है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो, जब आ और आ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? आप यहीं पे समझ लो, चाहे आ आए तब भी आ बनेगा, आ प्लस आए तब भी आ बनेगा, आ प्लस आए तब भी आ बनेगा, और आ प्लस आए तब भी। ये है आ का नियम। समझ में आ रही बात?
बताइए। अभी सिर्फ सिर्फ दिमाग में रखना है, धीरे धीरे रखना है इस चीज को कि हमने इसको उठाया यहां रख लिया। अभी प्रयोग हम बाद में बताएंगे, पहले ये समझ लेते हैं ये नियम है, ठीक। उसके बाद फिर यहां देखो, ई आएगी तब भी बड़ी ई, बड़ी छोटी ई आएगी तब भी बड़ी ई, है ना। छोटी ई बड़ी ई आएगी तब भी, और बड़ी ई और बड़ी ई आएगी तब भी। ई का नियम पता चल गया। बताइए, ऐसे ही ऊ में ये ऊ का नियम आ गया, ये ई का आ गया, है ना। और री, अब चाहे री आ जाए चाहे बड़ी री आ जाए, वो बात एक ही है, ठीक। री में एक ही दिखता है, दो तीन शब्द पूछे गए हैं बस वही आते हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझ आई हमको, आपने बताया सर कि ये जो है स्वर संधि में आ से लेकर री तक, ये तो स्वर है, ठीक है। स्वर पहला जो नियम आता है वो आ संबंधी नियम आता है, जिसको हम दीर्घ संधि कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। आ से लेकर के जो हमको कैसे प्राप्त हुए थे, कैसे प्राप्त हुए थे, सजातीय मेल से। कैसे? सजातीय मेल से। अब बताइए, ये सब एक ही जाति के हैं, आपस में मेल कर रहे हैं, यानी अब परिभाषा देखो कितनी बढ़िया निकल के आई। क्या परिभाषा बनी? सजातीय मेल से प्राप्त वर्ण और उनका आपस में मेल और उनसे होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा? दीर्घ स्वर संधि। समझ में आ गई बात? बताइए, ये आप पढ़ चुके हैं ना पहले, आ से लेके, और ई और ऊ कैसे बना था आपको पता ही है। सजातीय मेल किया था, यानी आपस की जाति में मेल कराया था। अब देखो, इसका एक ये चीज समझ में आ गई। ऐसे ही गुण है, ऐसे ही वृद्धि है, ऐसे ही यड़ है और ऐसे ही अयादि है। अब देखो, अब यहां पे हम लिख लेते हैं थोड़ा सा कि स्वर संधि कुल 5 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? लिखो फटाक से, लिख दो फटाक से, सब व्यवस्थित होकर चलेंगे, मजा आएगा तभी। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहली दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि। लिखो फटाफट, पहली दीर्घ, दूसरी गुण, तीसरी वृद्धि, चौथी यड़ और पांचवी अयादि। समझ में आ रहा है? ये चीज हो गई। अब देखिए, दीर्घ संधि में, दीर्घ स्वर संधि, इसका एक सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र। क्या होता है? अकह सवर्ण दीर्घा। अकह सवर्ण दीर्घा। सूत्र अभी बहुत अटपटा लग रहा होगा, लेकिन कितना आसान है। देखो देखो, समझो यहाँ पे। अरे बढ़ो भैया, बस 9 ही आएंगे क्या? आ गया। देखो, अकह सवर्ण दीर्घा। हम सूत्र पर ज्यादा जाते नहीं, हमको जब नियम ही पता है तो सूत्र की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको भी समझ लेते हैं, है ना। पूछता है, अक प्रत्याहार के वर्णों का साथ में, सावर्ण साथ में मेल कराएंगे तो क्या बन जाएगा? दीर्घा, यानी वो बड़ा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, उसकी मात्रा डबल हो जाती है। यही है दीर्घ स्वर संधि का सूत्र। अब अक प्रत्याहार क्या होता है? यानी अक में क्या आता है? आ,
ई, उ, री, ली और का। ये अक प्रत्याहार होता है। क्या होता है? अक प्रत्याहार। इस अक प्रत्याहार में ये सब आते हैं। क्या आते हैं? ये प्रत्याहार क्यों है? क्योंकि आखिरी में आधा है का, इसलिए ये क्या है? प्रत्याहार। लास्ट में क्या है? का आधा है, आ पूरा है। तो आ से लेके का तक, आ से लेके का यानी अग प्रत्याहार जो होता है संस्कृत में, उसमें आ से लेके का तक क्या हो जाएगा? अक प्रत्याहार। तो अब हमारे पास हिंदी में टोटल कितने हैं? आ है, ई है, उ है और री है। री नहीं है, का आधा होता है इसलिए कोई मतलब नहीं। अग प्रत्याहार वाले वर्णों का आपस में मेल कराओ और उससे उसकी संख्या डबल पाओ। समझ में आ रही बात? अग प्रत्याहार के वर्णों का आपस में क्या कराओ? मेल कराओ और उसकी संख्या डबल पाओ। यही दीर्घ सूत्र कहलाता है। सूत्र से भी मैंने आपको बता दिया। अब हमारे पास ली तो है नहीं, संस्कृत का है, इसलिए हमने इसको काट दिया। ये आधा होता है, इससे कोई मतलब नहीं। अब हमारे पास कितने प्राप्त हुए? ये 4। इन्हीं का क्या कराना है? आपस में मेल कराना है। देखो मेल करा दिया हमने। समझ में आई बात? देखिए ये तो एक नॉर्मल फार्मूला है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये देखते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? दीर्घ स्वर संधि समझ में आई? फिर से समझो, दीर्घ क्या होता है? हमने आपको वर्णमाला में बताया था कि हमें एक ब्रह्मांड जनित ध्वनि प्राप्त हुई थी और उस ध्वनि को हमने आ का नाम दिया था। आ को हमने ऊपर नीचे खींचा, ई और ऊ क्रमशः प्राप्त हुए और आ और ई और ऊ का हमने आपस में सजातीय मेल करवाया। जब इनका सजातीय मेल करवाया तो हमें क्रमशः आ से आ मिला, ई से ई मिली, ऊ से ऊ मिला और ई से बड़ी री मिल गई। ठीक, ये बात हमें समझ में आ गई। ये आपस में मेल, सजातीय मेल कराया कहलाया और इनको दीर्घ स्वर कहा गया। क्या कहा गया? दीर्घ स्वर कहा गया। और यही जो क्रम है, इसी क्रम का जो आ से आ बनना, ई से ई बनना, ऊ से ऊ बनना, यही ये जो फार्मूला है, ये जो नियम है, यही हमारा दीर्घ संधि बन गया। समझ में आ गई? यानी हमने पहले इन ध्वनियों को वर्ण बनाया और इन्हीं वर्णों का इस्तेमाल करके आपस में परिवर्तन करके विकार उत्पन्न करके हमने क्या बना दिए? दीर्घ संधि स्वर शब्द बना दिए। समझ में आ गई बात? यानी ये शब्द बनाने के लिए भी जरूरी है दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि, यानी दीर्घ से दीर्घ संधि अर्थात दीर्घ शब्द भी बन रहे हैं। समझ में आ रही बात? बताइए, समझ में आई कुछ? फिर से समझते हैं। हमने कहा, अब सूत्र के माध्यम से हमने कहा, अग प्रत्याहार के वर्णों का सावर्ण सातवें वर्णों का मेल कराने से क्या बनता है? दीर्घा, दीर्घ प्राप्त होता है, यानी डबल प्राप्त हो जाता है। अर्थात अग प्रत्याहार। अग प्रत्याहार में कौन कौन से आए? आ, ई, उ, री, ली, का। क्योंकि संस्कृत में री, ली और री और ली मूल स्वर होते हैं, लेकिन हिंदी में मूलतः 3 होते हैं। आ, ई, उ, री आगत स्वर होता है, इसलिए हमने इसको दीर्घ में रखा है। अग प्रत्याहार में क्रमशः 5 होते हैं। का प्रत्यय होता है, का को नहीं लेते हैं। री हमारे में है नहीं, इसलिए री नहीं लेते हैं। लेते क्या है? आ, ई, उ, री। क्रमशः ये हम क्या लेते हैं? 4 वर्ण हम लेते हैं और इनका सावर्ण साथ में मेल कराते हैं, आपस में सावर्ण सजातीय मेल कराते हैं और ये सजातीय मेल क्या बन जाता है? दीर्घ स्वर बन जाता है और यही क्रम, यही प्रक्रिया दीर्घ संधि हो जाती है और इन्हीं से दीर्घ शब्द का निर्माण होता है। बताइए, समझ में आई बात? बहुत ही ज्यादा वो नहीं है, टफ नहीं है, इसको समझना है। अब कुछ नहीं, अब इसको अप्लाई कर देना है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए थोड़ी सी परिभाषा लिखिए दीर्घ संधि की, लिखते लिखते चलेंगे, मजा आएगा। बताइए, समझ में आ रही संधि? अभी हमने कुछ किया नहीं है, अभी सिर्फ नियम बताया, अभी सब आप अपने आप करोगे। अब हम आपको जब शब्द देंगे तो आप अपने आप करोगे इस चीज को। आपको वो परिभाषा याद है? पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण आपस में मेल करते हैं, क्या बनता है? आगे बात, आ से आ बनता है, ये हमने पूरा पता कर लिया, ये पता कर लिया, ये पता कर लिया, ये पता कर लिया। इसकी हमको मात्रा पता है ना? इसकी मात्रा पता है, इसकी मात्रा पता है ना? इसकी मात्रा पता है,
इसकी मात्रा पता है ना, री की मात्रा पता है, ये री और ये डबल री, है ना, इसकी मात्रा पता है हमें, है ना, इसकी मात्रा पता है। ठीक, समझ में आ रही इतनी बात। अब काम असली होगा, पहले परिभाषा लिखो थोड़ी सी, दीर्घ संधि डालो, पहले लिखो सूत्र अकः सवर्णे दीर्घा, फटाक से लिखो। इसका सूत्र अकः सवर्णे दीर्घा अर्थात अक प्रत्याहार वाले वर्णों का अक प्रत्याहार वाले वर्णों का, ब्रैकेट में स्वर लिख लेना, वर्ण के ब्रैकेट में स्वर लिख लेना, क्योंकि स्वर है ना, ये है ना, अक प्रत्याहार वाले वर्णों ब्रैकेट में स्वर का आपस में सजातीय मेल करके अक प्रत्याहार वाले वर्णों का ब्रैकेट में सजातीय स्वर का सजातीय मेल करने के उपरांत दीर्घ स्वर की प्राप्ति, दीर्घ स्वर की प्राप्ति जिससे इसकी मात्रा गुरु हो जाती है अर्थात 2 हो जाती है, जिससे इसकी मात्रा गुरु हो जाती है अर्थात 2 हो जाती है। समझ में आ रही बात इतनी? दो कितना आसानी से पढ़ा रहे हैं एक एक चीज को पकड़ के, हमने आपके दिमाग में चित्रण कर दिया है, दीर्घ संधि का चित्रण कर दिया हमने, कि आप कोई भी चीज जो है, ये हमको पता है आ ये होता है, हमको ये पता है, ये आपने सूत्र बता दिया हमको, इसका चित्रण कर दिया। मोस्टली इस तरीके से होता है, अक में 5 होते हैं लेकिन हमें 4 लेने हैं। ठीक, हमें ये चित्रित हो गया, हमें ये चित्रित हो गया कि आज का नियम ये है, ई का नियम ये है, उ का नियम ये है, री का नियम ये है। आ चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, इधर चाहे बड़ा आ जाए चाहे छोटा आ जाए, उससे नहीं मतलब है, होगा क्या, दीर्घ ही होगा, चाहे कुछ भी हो, फिर आ हो चाहे ई हो चाहे उ हो चाहे री हो, सब क्या होंगे, दीर्घ ही, यानी जिनकी मात्रा गुरु ही हो जाएगी, डबल ही हो जाएगी। चलिए अब लिखते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण। पहला ले लेते हैं देव, जो अभी हमने लिया था अर्चन। ठीक, ये दो ले लेते। अब इसको बहुत ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली संधि है, पहला उदाहरण है, इसको कैसे तोड़ना है और कैसे करना है। हमने आपको कल हमने बताया था कि आपको कुछ शब्द दिए थे तोड़ने के लिए, है ना, कुछ शब्द दिए थे ब्रेक करने के लिए, वो ब्रेक करते हैं। अब देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ पूर्व पद के अंतिम वर्ण से मतलब रखना है, बाकी कुछ नहीं ब्रेक करना है। संधि में आपको पूर्व पद के अंतिम वर्ण से मतलब रखना है और किसी से कोई मतलब नहीं रखना। अगर आपको तोड़ना है तो आप इसको ब्रेक करेंगे, आखिरी वाले को, पहले वाले को ब्रेक नहीं करेंगे। अब हमने इसको ब्रेक किया, क्या मिल गया हमें, वाह को तोड़ेंगे, आधा वाह और आ निकल आएगा, निकल आया। यहां पे भी क्या है, ब्रेक हो गया। उत्तर पद में पहला ही तोड़ेंगे और किसी को तोड़ना नहीं है। क्या समझ में आई बात? देखिए नियम अब ऐसे ही निकलेंगे। तीसरा नियम है, पहले दो नियम वो बताए, तीसरा नियम ये निकल गया, पूर्व पद में हमेशा अंतिम वर्ण को ही ब्रेक करेंगे, उत्तर पद में हमेशा पहले वर्ण को ही ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करना है, उसकी मात्राओं को निकाल के फेंक देना है। कैसे निकाला, इसकी मात्रा आ थी, निकाल दिया हमने, वाह से आ निकल गया, वाह में आ होता है नहीं होता है, किसको नहीं पता वाह में आ नहीं होता है, जब तक आ नहीं होगा वह आप बोल नहीं पाओगे। ठीक, समझ में आ गई बात? चलिए अब हमने बताया था कि आ और आ मिलाकर के क्या बनाते हैं, ला बनाते हैं। देखो आ और आ मिलाकर के क्या बनाएंगे, बना दिया इनने, यहाँ पे नीचे वो लगा हुआ, ये मत समझ लेना कि ये लगा हुआ है। ठीक,
आ और आ मिलकर के बड़ा आ बना दिया, देखो दिख रहा है, बताइए बड़ा आप दिख रहा है। अब समझो यहां ये क्या है, ये क्या है, ये स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, क्या है ये स्वर है। स्वर हमेशा, अच्छा अब बाईं ओर और दाईं ओर समझ में आ गया था। अब समझो चौथा नियम क्या कहता है। स्वर हमेशा दाईं से बाईं की तरफ चलेगा। किधर चलेगा, स्वर हमेशा इधर की तरफ चलता है और व्यंजन हमेशा इधर की तरफ चलेगा। समझ में आ रही बात, स्वर हमेशा किधर चलेगा, स्वर हमेशा दाहिने से इधर की ओर भागेगा और व्यंजन हमेशा बाईं से, तभी तो आपस में मेल होगा। अब दोनों इधर उधर भागने लगेंगे कैसे काम होगा, है ना। मान लो शादी ब्याह तय किया गया है, लड़का कह रहा हम नहीं करेंगे, लड़की कह रही हम नहीं करेंगे, दोनों शादी नहीं करेंगे, कैसे काम बनेगी बात है। एक आदमी इधर भाग रहा है, वो पता लगा खिड़की कूद के भाग गई, वो कह रहा है वो घोड़ी लेके फरार हो गया, कोई मतलब बना इस चीज का। मेल कराना है, मेल मतलब समझ रहे हैं, शादी जो होती है वो मेल होता है। अब तुम कहानी अलग कर दो तो क्या बताएं, फिर लव मैरिज, अरेंज मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और फिर कोर्ट मैरिज, तरीके तरीके की मैरिज है ना। और एक तो आप मैरिज दूसरी चल रही, लिव इन मैरिज हो गई, लिव इन वाला कॉन्सेप्ट आ गया है ना। तो पहले बहुत इस पे विवाद चला था, चलो इन सब पे हमें मत ले जाओ, कहेगी फिर टॉपिक से इधर हो जाएगा, फिर कहानी एक लंबी हो जाएगी। चलो ये समझो, स्वर में हमने क्या कहा, स्वर हमेशा दाहिने से बाईं की तरफ प्रस्थान करेंगे और व्यंजन हमेशा बाईं से दाहिनी की ओर प्रस्थान करेंगे, फिर उनका आपस में क्या होगा। अब ये बताओ, ये स्वर हमें प्राप्त हो गया स्वतंत्र रूप से, अब इस स्वर को हम इधर ले जाएं या इधर ले जाएं, दाहिने से बाईं की तरफ ले जाएंगे ना। ये स्वर तो उधर ही भाग सकता है, लेकिन ले किधर जाना है। बस यही नियम लोगों को नहीं पता होता है, इसी में बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं संधि में। अब उनको बना तो लिया, होता यह है कुछ ऐसे शब्द अपवाद टाइप के दे देते हैं, वो लगा उधर देते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये इधर आना है। खूब मोछे टेल हो तुम कार्तिक है, अभी मोछे अभी टेल लो सब, है ना। पढ़ाई लिखाई में नहीं ध्यान है, सिर्फ मोछे करने पे ध्यान है। क्या बताओ ना कंफ्यूजन, बिना आके वाह नहीं बन सकता है। जैसे वाह है ये किससे बना है, किससे बना है, ऊ से बना है, और ऊ किससे बना है, बिना उसके बन जाएगा ये, है ना उसमें कहीं ना कहीं। बताइए, ये तो बहुत जनरल बात हो गई, ये वाह है, वाह। अब बिना आके बोलो वाह, वाह वाह तो पता चल रहा है, वो तो हमारा परिवर्तन हो गया उसमें, लेकिन आ ही लेके आ रहा है उसको। और ये वाह बना ऊ से, ऊ बना है आ से, तो ये कैसे तुम कह रहे हो इसमें नहीं है आ। उच्चारण स्थान देखो, अब वाह बिना आ के बोल के दिखाओ, लास्ट में आ का स्वर आ रहा है नहीं आ रहा, वाह, वी तो नहीं बोल रहे, ई नहीं निकला, वी में ई निकला, वी में छोटी ई निकली, वू में छोटा ऊ निकला, वू बड़ा ऊ निकला, व्री री निकली, अब वाह क्या निकला है, खुद बताओ, खुद महसूस करो इस चीज को भैया। ये उच्चारण, ये कोई सिद्ध करने वाली बात नहीं है, इसको समझने वाली उच्चारण है ना ये तो आप अपने आप देखो, वी छोटी निकली, वी बड़ी निकली, वाह क्या निकल रहा है, बिना आके बोल पा रहे हो, बिना ई के बोलो वी, वाह वी बोलो, मतलब महसूस करने वाली बात है ना, ये उच्चारण के हिसाब से है भैया, इसको कैसे बताया जाए और बताइए। हमने ऐसे ही बता दिया इसमें आ है, वाह या से बना, यड़ाक्षर परिवर्तन है, ऊ से बना, ऊ किससे बना है, जब ऊर्ध्वाधर किया गया, स्थिति नहीं परिवर्तित हुई है, खाली खींचे ही तो गया है इनको। आप बताइए, किसी भी चीज को, जैसे कपड़ा है,
कपड़े पकड़ खींच दो, थोड़ा सा खींची तो जाएगा, रहेगा तो कपड़ा ही। बताओ भैया, कोई मतलब अलग चीज बता रहे हैं कार्तिके? तो बाद में पूछ लेना। हाँ नहीं कोई बात नहीं, हम यही बताएंगे, आप बताओ क्या संतुष्टि नहीं मिल रही। हाँ चलो ये अभी यड़ संधि बताएंगे, अभी उसमें बता देते हैं, ठीक। यड़ संधि बताएंगे, ई का या में परिवर्तन, उ का वा में परिवर्तन, हम बता देंगे तब। क्लियर? अभी बता रहे हैं, पहले इसको समझ लो। ई का या में परिवर्तन, उ का वा में परिवर्तन यड़ संधि में होता है। गुण संधि में ए और ओ होता है, और यड़ में या और वा होता है। ये तो हम बता चुके हैं ना आपको, अभी बताते हैं उसको फिर से। फिलहाल में यहां समझ में आई ये बात? आ किधर जाएगा, किधर जाएगा? बस फिर इधर ही लेके जाओ, क्योंकि वह आधा है, वह आधा है। जब इसको बड़ा मिलेगा तो ये मात्रा लग जाएगी इसकी, और सेम एट इज उतार दो, क्या बन गया? समझ में आई बात? नियम समझ में नियम समझ में आया? चलो और देखो, देखो मजा आएगा अब। और नर, अब इसमें कहोगे इसमें कहां से आया है? राम ब्रेक करेंगे, आ निकलेगा? राम में निकल रहा, वाह में नहीं निकल रहा है, तो वही। हाँ अर्ध स्वर होते हैं, लेकिन बिना आ के कोई नहीं बोल सकते हो भैया, बिना आ के किसी का भी अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि वो भी अर्ध स्वर है, लेकिन है व्यंजन ही ना। अर्ध स्वर कहा गया क्योंकि उसने स्थिति को परिवर्तित किया, बीच में आया, लेकिन बिना आ के वो भी नहीं है। समझ गए बात? अब समझो इसको। हमने कहा ये पूर्व पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया। पूर्व पद का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण क्या है? रा है। इसको निकाल लो बाहर, देखो सबको बाहर निकालो, अभी आप स्टार्टिंग स्टेज पे हो, इसको बाहर निकाल लो। उत्तर पद का प्रथम, प्रथम क्या है ये? इसको निकाल लो बाहर, निकाल लिया? निकाल लिया ना? उसके बाद इस रा को ब्रेक करो, इस रा को हमने आधा कर दिया, मिला क्या हमें? फिर इसमें आ ही है ना? अब हमें देखो, ये आ और ये आ मिल गए, हमने बताया था आपको, ये आ और ये आ मिलके क्या बनाएंगे? मिल गए। बस यहीं पे क्या होगा? अब ये क्या है? ये बड़ा है, स्वर है, किधर की तरफ प्रस्थान करेगा? दाहिने से। अब इसको पूरा कर देगा, और यही बना देगा क्या? नरा, ना एज इट इज उतर जाएगा, ये देखो ना, रा आ गया ये, और धा और मा, ऐसे संधि पढ़नी है। समझ में आ रही? मजा आया? चलो आगे बढ़ो, आगे देखो। अब एक कंफ्यूजिंग वाला बताते हैं, जो बहुत कंफ्यूज करता है। रमा प्लस आदेश, क्या हो जाएगा इसका? रमादेश कि रामादेश? रमादेश। ये बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होता है, वो रमादेश को रामादेश लगा के चले आते हैं। समझ में आ रही बात? क्या होगा? हमें इससे जब कोई मतलब ही नहीं है, तो इसमें तो हमें कोई परिवर्तन ही नहीं करना है। हमें परिवर्तन किसमें करना है? पूर्व पद के अंतिम और उत्तर पद के प्रथम में। अब यहां से निकालो, रा लिख दिया, मां से जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा? बड़ा है इसमें, क्योंकि चूंकि मां में एक ऑलरेडी, मां में एक ऑलरेडी क्या होता है? आ होता है, और एक मात्रा लगी हुई, तो ये क्या निकला इसमें? बड़ा आ निकला। फिर यहां पे देखो क्या है? और देश से हमें कोई मतलब रखना नहीं है, हालांकि देश से बहुत मतलब है। ये हो गया आ और आ, ये क्या बनाएगा? क्योंकि हमने बताया है आपको
आ और आ मिलाकर के क्या बनाएंगे? बड़ा। ठीक, अब देखो ये आ मिल गया हमको, ये किधर भागेगा? बस रा में कोई परिवर्तन नहीं, माँ में आ लगा दिया बड़े आ की मात्रा और ये देश ऐसे रख दिया। समझ में आई बात? नियम समझ में आया? हाँ ना तो बोला करो यार, हमारी जान निकली जा रही, तुम्हारे मुंह से प्राण नहीं निकल रहे, जब आवाज नहीं निकल रही। बताओ समझ में आई इतनी बात? कोई किसी को डाउट हो फिर से पूछ लो। संधि में नियम शुद्ध सहित, चलो एक लिखो अपने आप करो। देव प्लस आलय, और ये बताना ये कौन से आता है? देव, ये लिखा हुआ है देव प्लस आलय, देव प्लस आलय। ब्रेक करो इसको, करो अमित। बस ठीक, इसमें करो करो फटाफट करो आप लोग। दे वा, इसमें से हमने आ निकाल लिया, इसमें आ ही है, आ और आ मिला करके क्या बनाएगा? ये इधर भाग जाएगा, दे वा, ये आ और आ वाला नियम आ गया, देखो छोटा बड़ा आ गया। समझ में आ रही बात? अब ऐसे ही और नियम लिखो, ओ सॉरी और लिख लो। एक लिखो वृद्ध प्लस आश्रम, आया हुआ क्वेश्चन है, वृद्ध प्लस आश्रम, इसको तोड़ो। वृद्ध प्लस आश्रम, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। अरे कैसे होगा? नियम लिखो पूरा सही, वृद्धाश्रम तो होगा। वृद्ध प्लस आश्रम कैसे हुआ? देखो इससे कोई मतलब नहीं रखना है, इसमें क्या आधा है क्या पूरा है? दा आधा है, धा पूरा है, लेकिन इसमें भी आ निकाल लेंगे हम, और आ मिला करके क्या बना दिया? बड़ा। इसमें जाएगा आधा, धा धा आधा था, इसको पूरा कर दो वृद्धाश्रम, या फिर आप इसको ऐसे लिखते हो वृद्धाश्रम। ठीक, चलो आगे बढ़ो। अब ई वाले लिख लो, बाकी जो और होंगे वो हम आपको एक पूरा वो दे देंगे पीडीएफ, उसमें सारे लिखे होंगे, वो आपको मिल जाएंगे। अभी लिखने के पर्पज से, हम समझने के पर्पज से दो दो तीन तीन एग्जाम्पल लेकर चल रहा है, और बाकी जो होंगे वो आप अपनी प्रैक्टिस कर लेना, और पीडीएफ मिल जाएगी तो पीडीएफ में देख लेना। ठीक, अब लिखो कपि प्लस इच्छा, कपि प्लस इच्छा क्या बन जाएगा? ई और ई वाले नियम में कपि प्लस इच्छा, कपीच्छा, कपि का पा में छोटी की मात्रा, कपि, अरे महाराज, कपि प्लस इच्छा क्या हो जाएगा? कपीच्छा, पी के ऊपर बड़ी की मात्रा, क्या बन जाएगा? इसको भी चाहे तोड़ के लो फटाक से, देख लो पा में क्या है? छोटी छोटी, क्या बना देगा? बड़ी, बड़ी इधर भागेगी, इसकी मात्रा क्या होती है? सती प्लस ईस, सती नहीं होगा, सती बड़ी है, सती प्लस ईस क्या हो जाएगा? सती के ईस सतीस, नदी प्लस ईस नदीस। अब ऊ में आ जाओ, ऊ वाले में लघु प्लस उत्तर, लघु
प्लस उत्तर क्या हो जाएगा? लघुत्तर। कैसे होगा आपको देख लो, पता चल गया होगा। जैसे ई, आ में देखा, ई में देखा, ऐसे ऊ में भी होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो, वधु प्लस उत्सव क्या हो जाएगा? वधूत्सव। धेनु प्लस उपवन, धेनु प्लस उपवन, धेनु नाम है बड़ी ऊ की मात्रा, धेनु प्लस उपवन क्या हो जाएगा? धेनुपवन। धेनु प्लस उपवन, धेनुपवन। ठीक, री वाले में देख लो, मातृ प्लस ऋणम, मातृ प्लस ऋणम क्या हो जाएगा? इसमें से निकाल लो री, इसमें री है ही है, ये मिला करके बना देगा बड़ी री, क्या हो जाएगा? मातृणम। पितृ प्लस ऋणम, पितृणम। समझ में आ गई बात? चलो अब नई संधि समझते हैं। दूसरी संधि है गुण संधि। क्या है? हमने पढ़ा था जब आपस में मेल कराते हैं सुजातीय मेल होता है, जब अलग अलग मेल कराते हैं तो क्या बनता है? ये क्या हो जाएगा? ये तीन नियम इसमें आते हैं। गुण संधि के गुण स्वर क्या होते हैं? जब मूल स्वरों का अलग अलग जाति के मूल स्वरों का आपस में मेल कराते हैं तो विजातीय मेल कहलाता है, और इन मेल से प्राप्त स्वर गुण स्वर कहलाते हैं, और यही क्रम गुण संधि कहलाती है। ये परिभाषा नॉर्मल परिभाषा हो गई हमारे निकालने के आधार पर। समझ में आ गई बात? बताइए, हमने क्या कहा? वे मूल स्वर जिनका हम आपस में विजातीय मेल कराते हैं, तद उपरांत हमें गुण स्वर की प्राप्ति होती है, और यही गुण स्वर गुण संधि का निर्माण करते हैं। क्या समझ में आया? आ रही बात समझ में भैया? पीछे, सबसे पीछे, इधर पीछे, आ रही समझ में? बताइए, कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट? चलो, इसका सूत्र देख लेते हैं। ये पूछा जाता है आदेंग गुणा। क्या होता है? आदेंग गुणा, यानी आदेंग। अब देखो, ए ओ, आदेंग मतलब होता है आ और ई का विजातीय मेल, और उसके उपरांत गुण स्वर की प्राप्ति। क्या हो जाएगा? आदेंग गुणा। ठीक, इसमें कौन आएंगे? ए और ओ आते हैं। कौन आते हैं? ए और ओ आते हैं। ठीक, अब देखो, आ और ई आपको ए पता ही है कैसे होता है। हमने आपको बताया, इसको आ और ई को एक साथ पढ़ेंगे तो ए बनेगा, आ और ऊ को एक साथ पढ़ेंगे ओ बनेगा, है ना? आ और री को एक साथ पढ़ेंगे तो अर बनेगा। अब इसके बारे में थोड़ा लिख लो, परिभाषा लिखो गुण संधि। इसका सूत्र आदेंग गुणा होता है,
अर्थात अर्थात एंग, अर्थात एंग प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार। अब इसमें ए ओ आते हैं, ये ए ओ, ठीक, अंगा तक, अंगा खाली होता है, बहुत बड़ा प्रत्याहार होता है जिसमें ए और ओ को ही लेते हैं। जैसे आ से लेके का तक था, अक था, ऐसे एंग होता है, इसमें ए और ओ को ही लेते हैं। ठीक, देख लो, स्वरों की गुण द्वारा प्राप्ति, ए ओ स्वरों की गुण द्वारा प्राप्ति, ब्रैकेट में लिखेंगे ना, गुण कॉमा विजातीय मेल। परिभाषा लिखो संधि रूप में, परिभाषा लिखो संधि रूप में, यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में आए, अब आ में चाहे बड़ा आए चाहे छोटा आए, ठीक, वही बात है, यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में आए तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में क्या आ जाए, ई अथवा उ आ जाए, ई अथवा उ आए तो आ प्लस ई ए में और आ प्लस उ ओ में, ई अथवा उ अथवा री, री भी ला लेना इसमें, है ना, री भी है ना, जो हमने ऊपर लाइन लिखवाई है, ई अथवा उ अथवा री आए तो आ प्लस ई ए, आ प्लस उ ओ और आ प्लस री अर हो जाता है। समझ में आ गई बात? अब देखो, तोड़ो इसको। अब छोटी ही आए चाहे बड़ी ही आए, उससे नहीं मतलब है, वो परिवर्तित किस में होगा, ए में ही होगा। समझ में आ गई बात? तो यहां क्या हो जाएगा, ये क्या बन गया, ए, ए की मात्रा क्या होती, ये स्वर है, स्वर किधर जाएगा, बाईं ओर, ना पूरा करेगा इसमें मात्रा, ये लग जाएगी, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दिनेश। क्या बन गया, समझ में आ गई इतनी बात, नियम समझ में आया, ये आ और ई मिला करके ए बना रहे हैं, ये बन गया दिनेश। आगे लिखो, रमा प्लस ईस, रमा प्लस ईस, रमा प्लस ईस क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा। लिख लो फटाक से। अब आ और ऊ में आ जाओ, क्या बनाता है, ओ बनाता है, सूर्य प्लस उदय क्या हो जाएगा, इसमें तोड़ो, सूर्य, रा क्या है, आधा है, या को तोड़ो, आ हो गया, ऊ द, ये आ और ऊ मिलकर के क्या बना देंगे, ओ बना देंगे, स्वर है, किधर जाएगा, बाईं ओर, इसको वैसे ही लिख लो, सूर्य योदय। रा जो है आधा, इसलिए आखिरी में जाके लगता है, वो भी उसमें लगेगा जो उसके साथ है, द के साथ नहीं लगेगा, सूर्योदय, है ना। तो रा पहले ही है और आधा है, रा अगर बाद में आ जाता है तो पूरा होता है, जैसे क्रम, का पहले आया, रा बाद में, क्रम, तो रा पूरा है इसमें, ये हम बता चुके हैं आपको। समझ में आ गई बात, सूर्योदय हो गया। आगे लिखो, प्रश्न प्लस उत्तर, प्रश्न प्लस उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तर, प्रश्न प्लस उत्तर प्रश्नोत्तर, लिख लिया। तिलक प्लस उत्सव क्या हो जाएगा, तिलक प्लस उत्सव तिलकोत्सव। विवाह प्लस उत्सव, विवाह प्लस उत्सव
किसमें आएगा यो की मात्रा? हाँ में, ठीक, लिख लो इसको, लिखो विवाह प्लस उत्सव विवाहोत्सव। अब आ प्लस री में देख लो, महा प्लस ऋषि क्या हो जाएगा? महर्षि। राधा है इसलिए सा पे जाके लगेगा। देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि क्या हो जाएगा? देव प्लस ऋषि क्या हो जाएगा? इसमें से आ निकाल लो, इसमें से री निकाल लो, ऋषि, आ और री निकाल करके क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। आ इधर जाएगा, रा इधर जाएगा। देखो दे वा में आ गया, ये पूरा कर दिया। रा क्या है? वो किधर जाएगा? दाएं तरफ जाएगा। समझ में आ गई बात? स्वर हमेशा बाएं तरफ, व्यंजन हमेशा, देखो रा उधर भाग गया, स्वर इधर भाग गया, अर है दोनों इसमें है, स्वर और व्यंजन दोनों है, स्वर इधर भाग गया और रा उधर भाग गया। दिख गया ना नियम? शीत प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु क्या हो जाएगा? तोड़ो इसको, ये आया हुआ क्वेश्चन है। शीत प्लस ऋतु, देखो देख लो जिनको ना समझ में आया। शीत प्लस ऋतु, इसको तोड़ो, सीता आधा हुआ, आ प्लस री क्या बन गया? इसको ब्रेक किया तो बन गया अर, ता में जाके आ को पूरा कर दिया, आ ने ता को पूरा कर दिया, रा इधर है इधर भाग गया, सीता तू। समझ में आ गई बात? देखिए नियम एकदम परफेक्ट पक्का नियम है अपने में, कहीं इधर उधर फरार नहीं होगा अगर आपने नियम सही से काम किया। इसीलिए मैंने बोला व्यंजन हमेशा इधर भागेगा, किधर? दाहिनी तरफ, और स्वर हमेशा शीत प्लस ऋतु, शीतर्तु, शीतार्तु काय हो जाएगा? सीता तो हमने बोला नहीं, अपनी तरफ से मात्रा थोड़ी जोड़नी है। चलो अब आ जाओ वृद्धि संधि में फटाक से। ये चल रही है ना? चल रहा है ना? चलो वृद्धि संधि देखो, इसका सूत्र पहले समझ लो। अरे वृद्धि रेच यानी एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार होता है इसमें, चातक होता है, प्रत्याहार बहुत होते हैं संस्कृत में, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ, ये सूत्र संस्कृत से ही आया है इसलिए ये इतना है। चलो लिखो, पहले थोड़ा सा लिख लो। लिखो इसका सूत्र वृद्धि रेची होता है, वृद्धि रेच, ब्रैकेट में लिखना एच, ये लिखना एच, एच लिख लिया, अर्थात एच प्रत्याहार के वर्णों को एच प्रत्याहार के वर्णों को स्वर वृद्धि के माध्यम से प्राप्त करना, स्वर वृद्धि के माध्यम से प्राप्त करना। अब एच प्रत्याहार के वर्णों को स्वर वृद्धि के माध्यम से प्राप्त करना। अब इसमें आते हैं ए, ओ और चा, ठीक, चातकार है। अब इनमें स्वर की वृद्धि करनी है,
हमने आपको बताया है कि जब आ में एक ए में आ जोड़ते हैं तो क्या बनता है, और इसमें एक आ और मेल कराते हैं तो क्या बनता है। यही नियम है वृद्धि का, जैसे गुण था वैसे वृद्धि है ना। बस इसमें एक आ की क्या कर देनी है, वृद्धि कर देनी, जो आपको पूर्व पद में दिखेगा। ठीक है, लिख लिया। लिखिए संधि रूप में, ये छोड़ो संधि रूप में क्या लिखना है, समझ में आ रहा है ना। आपने परिभाषा अपने हिसाब से लिख लेना। संधि रूप में पूर्व पद के अंतिम वर्ण में आ आता है, उत्तर पद के प्रथम वर्ण में ए और ओ आता है, तो क्रमशः आई और औ में परिवर्तित हो जाता है। बस यही संधि रूप होता है। ठीक है, चलो इसकी एग्जांपल लिखो। लिखो, एक प्लस एक, एक प्लस एक क्या बन जाएगा, का में से आ निकाल लो, ए निकाल लिया, और आ और ए मिलाकर के क्या बनाएगा, आई बनाएगा। ये लिखा हुआ है, बस ईश्वर है, इधर भगा दो इसको, का के ऊपर जाके दोनों मात्राएं लग जाएंगी। कितना आसान है स्वर संधि। थोड़ा टफ यड़ होती है और यड़ के बाद थोड़ी अयाद होती है, उसको भी इतना सरल बना देंगे, एकदम मक्खन बना देंगे। अभी देखो, ये समझ में आ गई, बताइए। उसके बाद एग्जाम्पल और लिख लो, महा प्लस ओग, महा प्लस ओग क्या हो जाएगा, हा में से आ निकाल लो। अब चाहे आ हो चाहे बड़ा हो, उससे नहीं मतलब है, बनाएगा क्या, ठीक। ये स्वर है, इधर जाके टकराएगा और बना देगा महो। समझ में आ रहा है कुछ, हमें मतलब कुछ आपके अंदर जोश नहीं दिख रहा, हमें लगा 2 घंटे में आप अस्त व्यस्त हो गए। समझ आ रही नहीं आ रही, इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं यार, कुछ अपना दो भी एक्स्ट्रा कुछ कि हाँ सर समझ में आ रहा है। आगे लिखो, महा प्लस औषधि। अब चाहे औ आए चाहे ओ आए, उससे नहीं मतलब है। महा प्लस औषधि, महोषधि। औषधि में दोनों मतलब बड़ा ओ आ रहा है, औरत वाला, लेकिन वो बनेगा ओ ही, महा प्लस औषधि महोषधि। चलो अब आ जाओ असली नियम पे। यड़ संधि, अब यहीं पे दुख दूर हो जाएगा आपका। यड़ संधि, सूत्र देखो, हमने आपको इतने अच्छे से बताया, तो सूत्र से आपको याद ही नहीं करना है। जब आपको पता है यड़ के मतलब क्या होता है, जब आपको पता है दीर्घ के मतलब क्या होता है, तो सूत्र का कोई मतलब रह नहीं जाता है। लेकिन सूत्र पूछ लेता है, तो आप बस उसको याद रखना है ना। इसका सूत्र होता है इको यड़ाची, इक प्रत्याहार। पहले अक बताया था, ये इक प्रत्याहार है। इक में क्या आएगा, इसमें आ छोड़ के बाकी सब आ जाएंगे, ई उ, फिर री री और का। इनको लेते नहीं है, किसको लेते हैं, री का रा में, ली का ला में, नहीं इसको भी लेते हैं। हाँ यार, ई का या में, उ का वा में, री का रा में, ली का ला में परिवर्तन होता है। पहले थोड़ा सा लिखो फिर बताते हैं। लिखो, अर्थात इक प्रत्याहार के वर्णों का इक प्रत्याहार के वर्णों का ब्रैकेट में ई
ई, ई ऊ और री, ई ऊ और री का या, वा और रा में परिवर्तन। अब इक में देखो कौन कौन आते हैं, ई आएगा, ऊ आएगा, री आएगा। चूंकि हिंदी में हमें तीन ही मिले हैं, री नहीं है तो इसको काट देते हैं और का काट देते हैं। या, वा और रा में परिवर्तन। ठीक, अब समझो, हमने आपको बताया था कि आ और ई मिलाकर के क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं। तो इसका जब हम अपोजिट कर देते हैं, ई और आ जाता है तो क्रमशः बना देता है। ऐसे ही आ प्लस ऊ कर देते हैं तो बनाता है ओ। लेकिन जब हम इसका उल्टा कर देते हैं, ऊ और आ ऐड कर देते हैं तो क्या बना देता है, ऐसे ही आ प्लस री ये बना देता है, अर बना देता है। और री और आ कर देंगे तो ये बना देगा। समझ में आ रही बात? ऑलरेडी से ला बनता है, उससे कोई मतलब नहीं, वो संस्कृत का है ना, वो आए ही नहीं हमारे स्वरों में, तो इसलिए स्वर में वो है नहीं तो हम उसको लेंगे नहीं। और का होता है ये, तो यहाँ पे संधि रूप में लिख लेंगे, संधि रूप में लिख लेंगे। कैसे कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ई आ जाए, उत्तर पद के प्रथम वर्ण में आ जाए तो या में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ऊ आ जाए, उत्तर पद के प्रथम वर्ण में आ जाए तो वा में, ऐसे ही रा में, री से रा बन जाता है। इतनी बात समझ में आई? अब एग्जाम्पल लिखो बढ़िया मजेदार। कोई भी स्वर आ जाए, मतलब आ के साथ लेके चल रहे हैं, स्वर कोई भी आ जाए। नहीं भैया, इसमें आ ही आएगा, इसमें आ ही आएगा, क्योंकि बिना आ के परिवर्तन नहीं होगा। समझिए बात, ये नियम ही यही है। ई से आ में परिवर्तन, सॉरी, ई से या में, ऊ से वा में और री से रा में, यही आएगा तभी परिवर्तन होगा और कोई नहीं होगा। ठीक, चलो अब आगे बढ़ो। अति प्लस आचार, अति प्लस आचार। अब आ का मतलब बड़ा आ हो सकता है, बस इतना ही, ज्यादा उसके अलावा नहीं। अति प्लस आचार क्या हो जाएगा, अति प्लस आचार। यहां ब्रेक करो, ता से छोटी ई निकली, निकली, प्लस आ है इसमें, चा और रा, ई और आ मिलकर के क्या बना देंगे, ई का या में परिवर्तन। ठीक, अब इसमें बड़े आ की मात्रा है, इसको चाहे एक आ और आप निकाल सकते हो इससे, है ना। तो इसमें या लग गया, आधा ता है, इसमें आगे जुड़ गया, आ ये हो गया, चा ये हो गया, रा ये हो गया। हमेशा ता देखो उधर नहीं भागा, इधर भागा, और आ हमेशा इधर भागेगा, बाईं तरफ, वो दाहिनी तरफ। तो क्या बन गया, सती, सती प्लस आ, सती प्लस आ क्या हो जाएगा, आ नहीं कह रहे हैं, आ, सत्य, सती प्लस आ, सत्य। हति प्लस आ, हत्या लिख लो। या वाले हो गए। अब वा वाले देखो, वी प्लस आकरण, वी प्लस आकरण क्या हो जाएगा, इसको तोड़ो, ई और आ मिलकर क्या बन गए, इसमें या आ है तो ये लगा दिया, वा इधर जाके जुड़ जाएगा। व्याकरण, सु प्लस आगत क्या हो जाएगा, स्वागत। मधु प्लस अरि, मधु प्लस अरि क्या होगा, मधु प्लस अरि
तोड़ो इसको। धा से क्या निकला, छोटा ऊ, आ और री, ऊ और आ मिलकर के क्या बना देंगे, वाह। धा आधा है, धा किधर भागेगा, वाह की तरफ, आधा ये लग गया मध्व मध्वरी, इतना आसान है। सु प्लस आमी, सु प्लस आमी, सु प्लस आमी, स्वामी। छात्री प्लस आवास, क्या हो जाएगा, त्री बदलेगा री प्लस आ, ये बदल जाएगा रा में। तो ये छात आधा ता होता है, ऐसे करते हैं, फिर रा नीचे लगा दिया, छात्रा वास। भातृ प्लस आवास, भात्रावास भाई का आवास है ना। चलिए ये समझ में आ गई। अब आ जाते हैं अयादि संधि पे। यही से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अयादि से या यड़ संधि से। दीर्घ गुण और उससे एक दो क्वेश्चन आते हैं, कभी कदार आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली इससे पूछते हैं। एचो यवा यावा, सूत्र थोड़ा टिपिकल है, लेकिन हमारा जो नियम है वो एकदम इजी है। हमको पता है एच प्रत्याहार में ए और ओ होते हैं, ठीक। यवा और यावा लिखो थोड़ा सा अयादि संधि में। इसका सूत्र एचो यवा यावा ये होता है, अर्थात एच प्रत्याहार का यव परिवर्तन करते हैं, एच प्रत्याहार का यव परिवर्तन करते हैं, यव वहां में हलंत लगा लेना, यव परिवर्तन करते हैं। अब हमारे पास आते हैं कुल 4, ए आई ओ और औ। अब यव परिवर्तन कैसे होता है, यवा यावा लिखा हुआ है ना, एच का यवा यावा करते हैं, कैसे करते हैं। अब इसको तोड़ो, ई को तोड़ो, ए को तोड़ो, आ प्लस ई होता है, और ई का परिवर्तन किसमें होता है, ई का परिवर्तन किसमें होता है, यड़ परिवर्तन किसमें होता है, या में। ये हो गया आय, ठीक, यही तो लिखा हुआ है आय, ये लिखा हुआ है ना, आप आय पढ़ते हो। ये इसको देखो, इसमें क्या है, आ प्लस ई है, इसको लिख दो आ, और ये हो गया, बताओ समझ में आ रही बात। फिर इसको करो, आ प्लस ऊ है, यव परिवर्तन है ये, इसको यड़ परिवर्तन या यव परिवर्तन भी कहते हैं। अब ये देखो, आ तो रहेगा, ऊ का वाह में हो गया, ऐसे ही आ प्लस ऊ, ये तो आ हो गया, और ऊ का वाह हो गया। ए का आय में परिवर्तन, आई का आय में, औ का अव में, औ का आव में परिवर्तन करते हैं। समझ में आ गई बात इतनी, बताइए।
ए का आई में, ओ आई का आय में, ओ का अव में, औ का आव में परिवर्तन करते हैं। चूंकि ये होते हैं अर्ध स्वर, ये व्यंजन भी होते हैं, इसलिए ये सब में आएगा हलंत। इस चीज का ध्यान रखना। समझ में आई बात? यवा यावा, या वा या वा, यवा यावा परिवर्तन होता है। समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़े। अब देखो संधि रूप में लिखो। पहला ले लेते हैं यही थोड़ा ध्यान देने वाला है बस, और कुछ नहीं। ना में क्या है? ए है, आ और ना। ठीक, हमको ए मिल गया पूर्व पद में, उत्तर में आ मिल गया। अब ए को हम कुछ ना, अब ए जो है कोई नियम बनाता नहीं है, ए आई ओ और कोई नियम बनाते नहीं है, हमको मिल गया है ए। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? अयादि संधि है। ठीक, अब इसको ब्रेक कर लेंगे। किसमें किसमें करेंगे? किसमें करेंगे? ए का अय में परिवर्तन। अब ए की जगह हम अय लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? फिर आ और ना और आ मिलकर के पूरा क्या बना दिया? या और आ मिलकर के पूरा क्या बना दिया? और ना तो है ही है, क्या बन गया? आगे समझ में? अजीत भैया बताइए, आगे पीछे कैसे करना है इसको? जहां पे हमको ए आई ओ मिल जाए, बस ए की जगह आई की जगह आए, ओ की जगह अव और औ की जगह आव रख देना है, बस इतने काम करना है। अब करो चे प्लस अन, चे प्लस अन। अब चा को पहले तोड़ो, इसमें ए मिल गया प्लस आ मिल गया, ना मिल गया, ए हो जाएगा अय में परिवर्तित, चा हो गया ये, आ ये है, ना ये हो गया, चा और आ मिल करके चा, या और आ मिल करके या, और ना है तो चा या न हो गया। समझ में आई बात? बताओ, पीछे आगे ऊपर नीचे सबको समझ आ रहा है? चलो सही है। फिर ऐसे ही से प्लस अन क्या हो जाएगा? सयन हो जाएगा। अब दूसरा देखो, इसको तोड़ो, क्या निकला? आई निकल गया, अक। अब आई किसमें टूटेगा? ए का अय में, आई का आय में परिवर्तन। ये मिला के क्या बना दिया? या और आ मिल के बन गया का, क्या बन गया? समझ आ रही बात? नियम से काम करना है बस। नायक हो गया। अब पो प्लस अन, तोड़ो इसको। हमें क्या देख रहे हो? तोड़ो ना भैया। पास निकालोगे क्या बनेगा? ओ आ और ना, ओ का परिवर्तन आव में होता है, ओ का परिवर्तन अब में होगा। पा और आ मिलकर के क्या बन जाएगा? पा
वा और आ मिलकर के वा ना हो गया। ऐसे ही देखो पौधन अक, इसको करो पौधन अक, पौधन अक क्या बन जाएगा, ब्रेक कर लीजिए, इसको ब्रेक करिए, पा में से निकालो क्या, आओ, धन अक, पा तो ऐसे ही रहा, ये बन जाएगा आव प्लस अक, है ना, पा और आ मिलकर के पा, वा और आ मिलके वा और का, पावक। बताइए अयादी संधि बहुत आसान है, कितनी आसान, समझ में आ गई। बस आप ए को आई में, आई को आय में, ओ को औ में, औ का औ का आव में परिवर्तन कर दो, बस जहां दिख जाए वहीं पे चेंज कर दो। ये हो गई आपकी स्वर संधि। बताइए समझ में आई। हम सोचे थे आज संधि खत्म कर लेंगे, लेकिन इतना ज्यादा हो जाता है समझाने को, कुछ हो नहीं पाता है, जल्दी खींच नहीं पाता, लेट भी हो गए थे। अब व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है ताकत बैठने की, हाँ बहुत है व्यंजन में, कम से कम 20 नियम है, संधि से ज्यादा ज्यादा है व्यंजन, फिर विसर्ग भी है। जैसा सोचो वैसा हो नहीं पाता है, अब समझाओ भी ना तब भी मजा नहीं आता है। संधि समझ में आई, स्वर संधि, बताइए कर ले जाओगे, नियम पता हो बस, स्वर को किधर घुमाना है, व्यंजन को किधर घुमाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। बताइए किसी को कोई डाउट हो, कुछ भी हो आप पूछ सकते हो कि सर हमें इसमें समझ नहीं आया, हमें उसमें समझ नहीं आया, बताओ। हा? है डाउट पीछे, किसी से कुछ थोड़ा सा पूछ लें, हैं इतना सा पूछ ले खाली, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं आप लोग। चलो बताओ, बताओ हमारे जैसे चश्मा लगाने वाली क्या नाम इनका, श्रद्धा, चाय कैसे बनती, हाँ पूछ रहे हैं, पहले पानी रखेंगे, हाँ, चाय पत्ती डालेंगे, दूध डाल दिया, फिर अदरक डालेंगे, फिर बन चीनी डाल दी, बस वो फीकी पीती है ना, चीनी डालने की क्या जरूरत, शुगर फ्री वाली है, बन गई। देखो इतनी बढ़िया चाय बनाई ना, गैस जलाना भूल गई है। इसीलिए कहते हैं पढ़ाई जो है विधिवत करनी चाहिए। हमारा चाय बनाने का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि इनसे पूछना चाहे, तो गैस जलाओ, पहले अपने मन की शक्ति को जागृत करो, बैठ जाओ, शक्ति को जागृत करना है। वो कैसे जागृत होगी, जैसे गैस जब तक चिंगारी नहीं भड़केगी तब तक आग नहीं लगेगी, वही हाल है, जब तक आप अपने अंदर बैठे हुए भगवान को नहीं जगाओगे तब तक आपके अंदर का वो जो जो ये चाय बनाने की कोशिश कर रहे हो ये बनेगी नहीं। सब गैस जलाना भूल जाते हैं, जलाते सबसे पहले वही करना सबसे पहले वही होता है, गैस ही जलाना होता है, बिना गैस जलाए आप चाय नहीं बना सकते हैं। इसलिए अपने मन के अंदर बैठे हुए भगवान को, इंसान को, प्राण को, आत्मसम्मान को अपने जगाना पड़ता है, तब जाके सुसुप्त इंसान जागृत अवस्था में पहुंचता है और उसके बाद जो है जीवन में कुछ कर पाता है। समझ में आई बात। चाय बिना आग लगाए नहीं जल सकती है, बन सकती है, ठीक है। चाय कौन कौन पीता है, इसमें कौन नहीं पीता है, अरे हम भी हैं, चाय हम भी नहीं पीते हैं, चाय नहीं पीना चाहिए,
चाय क्यों नहीं पीना चाहिए? बोलो, तेज बोला करो, सुनाई दिया करे, यहाँ अपने आपस में न रह जाया करे। देखो हम भी हंस लें, हमें भी थोड़ा सा दिया करो समय, ताकि हम भी हंस लिया करें। चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए? भूख मारती है। देखो चाय, चाय जो परंपरा शुरू करी थी वो अंग्रेजों ने शुरू करी थी, ठीक है? अंग्रेजों ने शुरू करी थी, चाइना से लाए थे। और जो हमारे यहाँ चाय बनती है, वो जो चाय पैदा होती है एक्चुअल चाय नहीं है, वो एक तरीके की घास है जो उससे संबंधित है, मिलती जुलती, जो हम लोग अब यहाँ उगाते हैं। जो एक्चुअल चाय है वो चाइना के पास ही है, वो चाइना की ही ओरिजिनल जो पीते थे अंग्रेज। हालांकि ये चाय हम लोग पत्ती है पीते हैं, वो है वही चाय है, लेकिन वो नहीं है जो जो चाइना में पैदा होती है। ये यहाँ पे जो हम लोगों की थी, इसको हमने अपने हिसाब से मॉडरेट कर दिया। ये पता था आपको? यहाँ की जो हम लोग आसाम के बागान की चाय पीते हैं, ये एक तरीके की उनकी घास है जो वहां पे अच्छे से उगती है, उसको हमने जब डाला, पिया, तो हमको कुछ अच्छा टेस्ट आया, इसलिए हम उसको पीने लगे। लेकिन चाय एक्चुअल जो है वो चाइना जो वही उगती है, वो अगर यहाँ आती है तो पीते हैं हम लोग, सेम टेस्ट होता है उसी जैसा। और कॉफी कौन कौन पीता है? अच्छा, ब्लैक कॉफी कहाँ मिलती है? ब्लैक कॉफी कहाँ, कौन सी, कहीं मिलती है ब्लैक कॉफी? ब्लैक कॉफी का कोई प्रोडक्ट आता है? ब्लैक कॉफी क्या होती है, किसी को पता है? उसको पानी मिला लो, वही ब्लैक हो जाती है। बहुत लोग ब्लैक कॉफी ढूंढते हैं कि हाँ ब्लैक कॉफी कहाँ मिलेगी, ब्लैक जैसी चीज को वो दूध के जगह अलग अलग हटके पानी मिला लो, ब्लैक कॉफी। ये पदार्थ जो होते हैं ना पीने वाले, ये माइंड को एक अलग अवस्था में लेके जाते हैं, क्योंकि जो लिक्विड होता है ना वो बॉडी को बहुत जल्दी एनर्जी देता है, और प्लस अगर क्योंकि घुल जाता है जल्दी, और अगर इसमें जैसे मीठा उठा मिला दिया, मिक्स कर दिया, तो मीठा जानते ही आपके जवान से ही घुलने लगता है, तुरंत एनर्जी देता है ना? तो जो मीठी चीज होती है, जो लिक्विड फॉर्म होता है, वो जल्दी हमारे उसमें बॉडी में घुलता है, हमारे ब्लड में सर घुल जाता है। इसीलिए जैसे हम लोग जब भी जल्दी रिएक्शन चाहते हैं तो इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर्स, जैसे बीमार आदमी पड़ता है तो इंजेक्शन लगाते हैं, गोली से पहले इंजेक्शन देते हैं।